गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा ये पहला यूट्यूब पे चैनल का पहला वीडियो है और मैं स्टार्ट कर रही हूँ एनवायरनमेंट से, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट यानी कि इकोलॉजी देखेंगे। ठीक है। मैंने यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस देखे हैं अभी तक एनवायरनमेंट के, तो उनमें मैंने एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट नोट करी है, और वो ये कि बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, लेकिन या तो वो वीडियोस ऐसे 10-10, 12-12, 18-18 घंटे लंबे हैं, ठीक है, जिसमें कि पूरा ही एनवायरनमेंट कवर किया गया है, या फिर वो बिल्कुल ऐसे हैं, मतलब एकदम वर्ड टू वर्ड एकदम समझाया गया है, तो वो भी बहुत लंबे हैं कि 1-2 घंटे पूरा चैप्टर एक साथ। पर कोई भी वीडियो ऐसा नहीं है जिसमें पैराग्राफ बाय पैराग्राफ आपको चीज़ें समझाई हुई हों। ठीक है। और ऑनेस्टली मैंने एक प्रॉब्लम जो नोट करी है अपने ये जो एनवायरनमेंट की बुक है उसमें ये नोट किया है कि ये जो इकोलॉजी, ये जो बुक है पूरी एनवायरनमेंट की, बहुत ही छोटी लिखी हुई है। मतलब वर्ड्स जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा छोटे 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 हैं, जिससे क्या प्रॉब्लम होती है ना, सबसे बड़ी जो मैंने एक्सपीरियंस करी है कि पढ़ने में ना सिर दर्द हो जाता है, बहुत तेज़ सिर दर्द होने लगता है। अभी तो मैंने मैग्नीफाई करके आपको दिखा रखा है तो इतना बड़ा आ रहा है उसमें, पर ये पढ़ते वक्त एकदम सिर दर्द होने लगता है। और ये भी रीज़न है कि मैं चाहती हूँ कि अगर कोई नई बुक पढ़ना चाहता है या नई उससे पढ़ा जा रहा है, तो वो पैराग्राफ बाय पैराग्राफ मेरे वीडियोस देख के उन चीज़ों को समझ सकता है। ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, आपके लिए भी आसान होगा, और ये भी इजी होगा कि मान लो सपोज़ आपको फर्स्ट पैरा समझ ही आ गया खुद ही और आपको पढ़ना ही नहीं है, तो कोई बात नहीं ना, आप दूसरे पैरों पे जाइए सीधा। तो मैं नंबरिंग भी उसमें ऐसे ही करके रखूँगी, पैराग्राफ 1, 1.1, ताकि आपको बहुत आसानी रहे, और उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं एंड ऑफ द वीडियोस आपको बता दिया करूँगी। तो इसलिए आपको ये तो आप सोचना छोड़ दो कि अगर एनवायरनमेंट का कुछ शंकर आईएएस की बुक से आता है तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे स्टेट के एग्ज़ाम्स हो। और आप सबको पता है कि एनवायरनमेंट हमारे लिए कितना कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज के टाइम पे एनवायरनमेंट पे, क्योंकि जलवायु बहुत ज़्यादा बदल रही है, तो एनवायरनमेंट पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा इकोलॉजी का है। ठीक है। अब इकोलॉजी में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए इकोलॉजी है क्या, है ना। इकोलॉजी जो हमारे पैराग्राफ में लिखा है वो यही लिखा है कि इकोलॉजी का मतलब होता है ओइकोस मीनिंग होम और प्लेस टू लिव इन, एंड लोगोस मीनिंग स्टडी। ठीक है। अब बहुत सारे लोग होंगे जिनके माइंड में, दिमाग में ये चीज़ आती होगी, पर स्किप कर देते होंगे क्वेश्चन, अरे छोड़ो कौन रिसर्च करेगा, कि जितने भी साइंटिफिक नेम्स होते हैं वो सारे के सारे या तो ग्रीक में लिखे होते हैं या फिर लैटिन में लिखे होते हैं। ठीक है। कभी भी इंग्लिश में ये ऐसे नाम क्यों नहीं होता है, तो उसका मैं आपको रीज़न बता देती हूँ। किससे मिलके बना हुआ है। ठीक है। इकोलॉजी बना हुआ है दो शब्दों से मिलके, ओइकोस प्लस लॉजी, मतलब लोगोस। ठीक है। अब ये जो दोनों शब्द हैं ना, ये ग्रीक शब्द हैं। ठीक है। ये भी ग्रीक है। ठीक है। अब आपके माइंड में बहुत सारे लोग होंगे जिनके माइंड में, दिमाग में ये बात ज़रूर आती होगी कि यार जो भी साइंटिफिक नेम उठा के देखो, या तो वो ग्रीक होता है या वो लैटिन होता है, पर ऐसा क्यों नहीं होता कि इंग्लिश क्यों नहीं होता, स्पेनिश क्यों नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं होता। उसका रीज़न है, देखो, इंडिया के अंदर मैक्सिमम डिस्कवरीज हो चुकी थी, साइंटिफिक डिस्कवरीज हो चुकी थी। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे, इंडिया के शास्त्र उठा के देखेंगे, तो बहुत सारी डिस्कवरीज के नाम संस्कृत में दिए गए हैं। तो जिस तरीके से संस्कृत एक एजुकेटेड वर्ग की लैंग्वेज थी, मतलब जो एजुकेटेड लोग होते थे, हाईली एजुकेटेड लोग होते थे, राजा महाराजा भी नहीं, जो हाईली एजुकेटेड होते थे, मतलब सिर्फ जो पंडित लोग होते थे या फिर ऋषि मुनि होते थे, वो ही लोग संस्कृत लैंग्वेज को यूज़ करते थे, है ना। और इसीलिए जितनी भी आयुर्वेदा में डिस्कवरीज हुई हैं उनके आज भी नाम जो होते हैं वो संस्कृत में होते हैं। ठीक है। इसी तरीके से जब ये डिस्कवरीज, लेकिन हमारी कंट्री जो थी, इंडिया जो थी, वो बाकी दूसरी दुनिया से उतना ज़्यादा उस टाइम पे कनेक्टेड नहीं था जितना कि आज के टाइम पे है। तो क्या हुआ कि बहुत सारी जो डिस्कवरीज हैं वो इंडिया के अंदर ही रह गई। तो वहाँ पर क्या हुआ कि अब डिस्कवरी तो होनी है ना, आज हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। तो वहाँ पे ये डिस्कवरीज फिर से चालू हुई। तो जो फिर से चालू हुई, तो उस समय यहाँ पर रेनेसा पीरियड चल रहा था। रेनेसा मतलब पुनः जागरण। ठीक है। तो ये जब
पुनः जागरण का जो पीरियड चल रहा था उस वक्त में जो पढ़े लिखे लोग थे, जैसे इंडिया में संस्कृत यूज़ करते थे, वहाँ पे या तो ग्रीक यूज़ करते थे या फिर लैटिन यूज़ करते थे। तो इसीलिए उन्होंने जितनी भी नई नई डिस्कवरीज करी, उन सब का नाम जो है उन्होंने या तो ग्रीक में रख दिया या फिर लैटिन में रख दिया। ठीक है, तो ये तो पहला रीज़न हो गया। ठीक है, ये पहला रीज़न है इस चीज़ का। अब दूसरा रीज़न ये हुआ कि ये तो कंटिन्यूशन में हो ही रहा था बहुत सारे लैंग्वेजेस। अब साइंटिस्टों ने इन लैंग्वेज को बदलने की क्यों नहीं सोची? उसका रीज़न था कि साइंटिस्टों को अपने लिए एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए थी जिनके मतलब दूसरी लैंग्वेजेस में कुछ और ना निकाले जाए। मतलब संस्कृत में क्या होता है ना कि इंग्लिश में क्या होता है कि एक ही वर्ड के 50 मीनिंग्स होते हैं, है ना। द को आप किसी भी चीज़ के साथ यूज़ करोगे तो अलग अलग मीनिंग निकलेंगे। इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड्स भी ऐसे हैं इंग्लिश के अंदर जिनके अलग अलग मीनिंग होते हैं। हिंदी के साथ भी यही प्रॉब्लम है। तो 99% जो लैंग्वेजेस हैं दुनिया के अंदर, उनके साथ यही प्रॉब्लम है कि हमेशा उनके डबल ट्रिपल मीनिंग्स होते हैं एक एक वर्ड के। सिर्फ ग्रीक और लैटिन ही ऐसी लैंग्वेज थी जो डेड हो चुकी थी। मतलब एक तो उन्हें कोई यूज़ नहीं कर रहा था, उनके ऊपर बेस बहुत सारी लैंग्वेजेस जैसे स्पेनिश है, रशियन है, लेकिन उनको यूज़ कोई भी नहीं कर रहा था। तो इसलिए साइंटिस्टों ने कंटिन्यू किया कि हम भाई जैसे पहले चलता आ रहा था ग्रीक और लैटिन को यूज़ करना, हम भी ग्रीक और लैटिन को यूज़ करेंगे। तो इसीलिए जितने भी साइंटिफिक नेम्स आपको मिलेंगे वो हमेशा आपको ग्रीक या फिर लैटिन में मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारा, ये तो मैंने आपको एक पीछे के बैकग्राउंड दे दिया। अब हमारा इकोलॉजी। ओइकोस का मतलब क्या होता है? ओइकोस का मतलब होता है ग्रीक में घर यानी होम। ठीक है, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी यानी पढ़ो, पढ़ाना, पढ़ना। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया? अब जब इन दोनों चीज़ों को, घर और पढ़ने को हम कंबाइन करेंगे तो क्या मतलब? एक घर की स्टडी का मतलब अब घर को कौन स्टडी करेगा? घर को नहीं स्टडी किया जाता, घर के अंदर रहने वाले लोगों के बारे में जब स्टडी किया जाता है तो उसको इकोलॉजी यानी कि ओइकोस लोगोस बोलते हैं। एक्चुअली ओइकोस लोगोस बोलते हैं। ठीक है, मतलब घर में रहने वालों की स्टडी। ठीक है, इसको ओइकोस लोगोस बोलते हैं। अब जब ये इंग्लिश में वर्ड अब ऐसे हम करेंगे तो हम तो पागल ही हो जाएंगे, क्योंकि ये इतने इतने लंबे लंबे शब्द याद भी नहीं रहेंगे। तो इसको ऐसे मॉडिफाई कर करके ये इंग्लिश में बन गया इकोलॉजी। तो इकोलॉजी क्या होती है? घर में रहने वालों की स्टडी। मतलब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हम जिस भी चीज़ की स्टडी करेंगे वो लिविंग होनी चाहिए। ठीक है, हम नॉन लिविंग की स्टडीज़ में नहीं करते हैं। जिंदा लोग मतलब जो सांस ले रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में बोले तो जिनके अंदर आत्मा है या सोल है, कोई भी छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़। ठीक है, अब ये स्टडी हमारी इंडिविजुअल भी हो सकती है और ग्रुप के साथ भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन जब हम इसको स्टडी करेंगे, अगर हम इसके आसपास की हर एक चीज़ को स्टडी करते हैं, मतलब एक घर है, ठीक है, घर है, उसमें आप रह रहे हो, एक फैमिली आपकी, ठीक है, आप लोग रह रहे हो। अब घर में अगर हम सारी चीज़ें स्टडी करेंगे कि भाई इसकी बुआ कौन है, इसका चाचा कौन है, इसके पापा कौन है, इसकी मम्मी कौन है, इसके जो दूर के रिश्तेदार हैं वो इसके क्या लगते हैं, उससे इन्हें क्या फ़ायदा है, इनका इससे क्या बिजनेस चल रहा है, पड़ोसियों से इनका क्या लेना देना है, तो ये सारी चीज़ें जब हम स्टडी करेंगे ना तो ये चीज़ इकोलॉजी कहलाएगी। ठीक है, तो इकोलॉजी में हम क्या करते हैं? हम यही करते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके नाते रिश्तेदार, बुआ, चाचा, सगे संबंधी, दूर के रिश्तेदार कौन है, पड़ोसी कौन है, पड़ोसी ने क्या फ़ायदा दिया है, ये बिजनेस किसके साथ कर रहा है, इसकी जॉब कहाँ लगी हुई है, उन सब चीज़ों के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो सारी चीज़ें इकोलॉजी में आ जाती हैं। समझ आ गया?
ठीक है। साइंटिफिक टर्म में इसको बोलते हैं, इट डील्स विद द वेज इन विच ऑर्गेनिज्म आर मोल्डेड बाय द एनवायरनमेंट, हाउ दे मेक यूज ऑफ द एनवायरमेंटल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग एनर्जी फ्लो एंड मिनरल। ये तो एक साइंटिफिक टर्म है, ठीक है। लेकिन जो इसकी आपको तो साइंटिफिक टर्म तो बुक में लिखी हुई है, वो तो आप पढ़ ही लोगे, लेकिन आपको इसका मतलब समझना ज़रूरी है। मतलब इसका यही है कि इकोलॉजी क्या होती है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके चाचा बुआ फूफा जितने भी नाते रिश्तेदार हैं, उसकी बेटी की शादी कहाँ हुई, उसकी बेटी कैसी है, अब उसके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं ना, किसी भी चीज़ की। मतलब प्लांट है, अब प्लांट के क्या इकोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं, अरे एक प्लांट की 50 स्पीशी होती है, स्पीशी कैसे हुई भाई, उसकी रिश्तेदारी हो गई ना। इस तरह की चीज़ों को इकोलॉजी कहा जाता है। तो ये था हमारा पहले पैराग्राफ का, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखो, जो बहुत सारे से बच्चे होंगे जिनके पास बुक नहीं होगी, है ना। अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को देख के आप बिना बुक के भी सब कुछ कर सकते हैं। तो ये देखो, जो मैंने अभी पूरा जो समझाया है वो ये से ये चैप्टर समझाया है, तो ये आप पढ़ सकते हो। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे ना, वो भी मैं आपको एंड ऑफ द इसके एंड में, वीडियो के एंड में मैं आपको दूंगी। तो आप क्वेश्चंस भी लगा सकते हो, आप उनको नोट करके रख सकते हो कि हाँ ये क्वेश्चंस इसमें से आएंगे, या ज़रूरत भी नहीं है नोट करने की, आप सिर्फ वो वीडियो देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो गाइस, अभी तक मैंने आपको ये बता दिया था कि इकोलॉजी क्या होती है, इकोलॉजी की क्या डेफिनेशन होती है, और अच्छे से आपको समझा दिया था कि इकोलॉजी के बारे में आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको हर एक पैरा के क्वेश्चंस करके दिखाऊंगी, जिससे कि आपको कुछ भी ऐसा बाकी ना रहे कि आपकी ये स्टडी नहीं हुई, वो स्टडी नहीं हुई, या ये बाकी रह गया, कुछ नहीं बाकी रहेगा, ठीक है। तो एक्चुअली इससे पहले भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी, पर हुआ ये कि मैं माइक लगाना भूल गई थी और फ़ैन भी ऑन था, तो इसलिए मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ। पर पहले ही मैंने मार्क्स लगा दिए हैं इसमें, तो आप उससे डिस्टर्ब मत होइएगा। तो 2 क्वेश्चन इसमें बनते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन पैरा था तो ज़्यादा कोई क्वेश्चन बनेंगे नहीं, तो उसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। रिगार्डिंग इकोलॉजी विच इज़ ट्रू, ठीक है। तो इकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ नेचर है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, स्टडी ऑफ होम ऑफ नेचर है, या स्टडी ऑफ होम है। देखिए, नेचर इनकम्प्लीट है ना, नेचर के आगे भी कुछ होना चाहिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म ये भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी एक चीज़ का पार्ट हो सकता है पर पूरा पार्ट नहीं है ना। स्टडी ऑफ होम ऑफ नेचर, होम ऑफ नेचर मतलब एक करेक्ट पूरी डेफिनेशन लगती है, मतलब एक नेचर भी है और उसके घर की स्टडी है ना। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। स्टडी ऑफ होम भी सही नहीं है, क्योंकि होम क्या, किसका होम, किसका घर। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स इकोलॉजी, ठीक है। मतलब जो एक इकोलॉजी की मैंने आपको बताया था कि ग्रीक और लैटिन और ये सब जो शब्दों में दिया जाता है, तो ऑइकोस किसको बोलते हैं, स्टडी को बोलते हैं या होम को बोलते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, स्टडी में होम, ओइकोस का मतलब होता है होम। लोगोस का मतलब क्या होता है, प्लेस होता है, स्टडी होता है, तो ऑफकोर्स लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ होम, होम की मतलब घर की स्टडी, ठीक है। इसके आगे नेचर भी जुड़ जाता है हम जब पूरी डेफिनेशन लिखते हैं तो, ठीक है। तो सी और डी इसमें करेक्ट आंसर होंगे। तो ये हमारा पहला जो इंट्रोडक्शन पैरा था इकोलॉजी को लेके, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम 1.1 पैरा पे चलेंगे, ठीक है।